परिवार में कैसा माहौल है ये एकजुटता के साथ? आपके माताजी से बात हुई होगी आपकी, पहले आपने परिवार में बतलाया होगा किस तरह का जो अभय सिंह जी ने आपको बुलाया, आप गए, कैसे परिस्थितियां बनी थी, लोगों ने क्या ऐसे कहा था? पल आए कि जिन पलों पे मैं ये सोचता था कि मैं अकेला फिर मिल जाए, कोई वीडियो मिल जाए आपको, आप ले आओ, किसी गांव में जाके पूछ लो। हमें बिल्कुल, मैं नहीं चैलेंज नहीं, मैं तो सच अभी चुनाव से इसी आचार संहिता के बीच में तो मकान का मुहूर्त किया है। इनका एड्रेस पूछो, तुम्हारा एड्रेस बताओ कहाँ है। विधानसभा की तुम्हें चिट्ठी आती थी, वो किस एड्रेस पे आती? 4.5 साल सरकार में सहयोगी रहे, आपने सरकार में खूब माल लूटा, लेकिन डबवाली की जनता को आज आप फिर दोबारा से लूटता हूँ कि एक गुंडाइज्म की प्रवृत्ति के लोग हैं जो बाहर से लड़कों को अपने साथ रखते हैं, इस इलाके के भी नहीं है, कोई जींद का है, कोई और है, और वो तमाम ऐसे हैं कि जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, किसी के थाने में 50 पर्चे हैं, किसी के 20 पर्चे हैं, इस प्रवृत्ति के लोग इनके साथ रहते हैं। तो कोई आदमी, क्योंकि हमारे इधर बहुत शालीन स्वभाव। नमस्कार, आप ई समाचार देख रहे हैं। मैं वेल्डी स्वामी और मेरे साथ मेरे बगल में हैं आदित्य देवीलाल चौटाला और हम उनके निवास स्थान पर हैं। आज सिरसा की सियासत में एक बड़ा धमाका हुआ। 1 दशक से जो कुड़म्बा बिछड़ा हुआ था वो आज जो है वो डबवाली की चौटाला गांव की धरती पर जो है वो कुड़म्बा एक हो गया। और जैसे ही ये एकता का संदेश पूरे हरियाणा में पहुंचा तो कहीं ना कहीं सिरसा जिला की सियासत में भी एक तरह से बड़ा भूचाल आ गया। और डबवाली की सियासत में जिस तरह से जो इससे पहले आज कल के दिन जो सिनेरियो था या जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल बदल गई, विपरीत हो गई। और बाकी तमाम विषयों पर हम आदित्य देवीलाल चौटाला से ही बातचीत करेंगे, क्योंकि 1 दशक बाद ये कुड़म्बा एकत्रित हुआ है। 2014 में आदित्य देवीलाल ने भाजपा का दामन थामा था और आज परिस्थितियां ये है कि चौटाला जो चौधरी देवीलाल का जो परिवार है वो एक मंच पर है और आदित्य देवीलाल को इनेलो का जो है यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया। ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। इनेलो का प्रत्याशी डबवाली विधानसभा से बनाया गया है और बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है आपका ई समाचार को। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपका भी स्वागत है चौटाला गांव में, और खास तौर पे चौधरी देवीलाल जी के घर पे आने पे आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। तो चौधरी देवीलाल का यही पुराना घर है जहाँ पर आपका बचपन बीता, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। बचपन भी बीता, और इस घर से मैंने हरियाणा और हिंदुस्तान के राज बनते देखे, और मैं ये मानता हूँ कि ये घर 24 घंटे 12 महीने लोगों के लिए हमेशा खुला रहा है। उनका स्वागत, उनके हर तरीके की खातिरदारी, और उनको ऐसे लगता ही नहीं कि ये किसी का घर है, लोग अपना ही मानते हैं इसको। एक सार्वजनिक जैसे राजनीतिक घर कहें वो। हाँ, निश्चित तौर पे बहुत महान शख्सियत थी चौधरी देवीलाल जी। लोग मकान देखने आया करते हैं, लोग चौधरी देवीलाल की जो विरासत है उसको किस तरीके से चौर साहब रहते थे, ये सारी चीज़ों की उनके अंदर ये लालसा होती है हम चौटाला जाएं और चौधरी देवीलाल जी का घर देख के आए। वो सामान भी हमने, वो रूम भी देखा, क्या क्या सामान। हाँ, वो सारा कुछ है, आपने देखा है। तो वो सारी चीज़ें हैं चौधरी देवीलाल जी की जो यादगार है, उसको संजो के रखा हुआ है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने अपने पीछे भी अगर नाम लगाया है चौधरी देवीलाल जी का, तो मैं चौधरी देवीलाल जी को रोज जीने की कोशिश करता हूँ। चंडीगढ़ या हरियाणा की सत्ता की संघर्ष का जो है पिछले 20 साल से संघर्ष इनेलो कर रही है और कहीं ना कहीं एक विचारधारा की भी बात करते हैं कि जो विचारधारा की जो विरासत है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास है, अभय सिंह चौटाला के पास है। तो आज आप भी उनके साथ हैं, तो वो मूल जो विचारधारा है पुरानी चौधरी देवीलाल की वो एक साथ हो गई है। निश्चित तौर पे लोगों की इच्छा थी, गांव के लोगों की भी इच्छा थी, इलाके के और प्रदेश के लोगों की भी इच्छा थी कि हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। और जो ज्योति चौधरी देवीलाल जी ने जला रखी थी लोगों के मनों में, चौधरी देवीलाल जी जो सब आदर और सम्मान था, मैं समझता हूँ कि आज हमने थोड़ी सी खुशी लोगों के चेहरों पे देने का काम किया। जिस दिन सारा परिवार एक हो जाएगा उस दिन बिल्कुल ये खुशियां ही खुशियां होंगी हर एक के चेहरों पे। 1 दशक कैसा बीता? 10 साल, 2014 में आप परिवार से बिछड़े थे, भाजपा का दामन आपने थामा था, कैसा था वो 10? बहुत संघर्ष का था, आपको टकराते हुए देखा? हाँ, बहुत संघर्ष का था, टकराव भी था, लेकिन मुझे खुशी इस बात की थी, मेरा टकराव जो था वो जनता के लिए था, मेरा टकराव लोगों के लिए था।
और कई ऐसे पल आए कि जिन पलों पे मैं ये सोचता था कि मैं अकेला पड़ गया, लेकिन फिर मैं कई दफ़ा चौधरी देवीलाल जी की जो सोच थी उसी हौसले के साथ दोबारा निकल जाता था कि कुछ नहीं होता, जनता के लिए लड़ना चाहिए। तो लड़ते लड़ते कोई उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, नतीजे क्या होंगे, कभी परवाह नहीं करनी चाहिए। तो मैंने हमेशा ही जनता की लड़ाई लड़ी, हमेशा से ही। मुझे एक वाक़या याद है कि हमारे ये राजस्थान कैनाल नहर है, तो ये नहर पक्की हो रही थी। तो चौधरी देवलाल जी ने मुझे बताया कि ये 53 या 54 में ये इस नहर को पक्का किया गया। उसके बाद ये नहर दोबारा इस दफ़ा अभी अपने चुनाव से पहले 2018-19 उसमें ये पक्की हो रही थी, सीसी लाइनिंग इसकी हो रही थी, कंक्रीट लाइनिंग। तो मेरे को ये पता थोड़ा सा दिमाग में था कि हमारे यहाँ जो जितना भी वाटर लेवल है वो चौवे का पानी है, कैप्टिया नहीं है, फिल्टर का पानी है सारे इधर, और वो सारा इस सीपेज पानी का सीपेज होके इस नहर का यहाँ हमारे इलाके को मिलता है। तो मैंने बैठे बैठे ये मेरे दिमाग में था कि अगर ये नहर सारी पक्की होगी और नीचे से भी पक्की हो गई तो शायद हमारे ट्यूबवेल ख़त्म हो जाएंगे और हमारे इलाके के लोगों को कभी गुआर बीजना पड़ेगा। इसके लिए मैंने संघर्ष किया इस नहर को, ताकि हमें बचाव रहे। तो एक दिन मुझे ऐसा लगा कि तुम इस लड़ाई को हारेगा, तो मैं बहुत अकेला पड़ गया था और सरकार का भी बहुत प्रेशर था कि भाई इस धरने को समाप्त करो बाय हुक और क्रुक, और ये आदेश हो गए थे किसी तरीके से अगर लाठी चार्ज हो वो भी करो, लेकिन ये धरना समाप्त करो। तो मैं बिल्कुल मायूस था कि जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और वो जेन्युइन लड़ाई है, लेकिन हमारी लड़ाई की संजीदगी को सरकार नहीं समझ पा रही। मेरे इलाके के सब किसानों के ट्यूबवेल ख़त्म हो जाते तो दिक्कत रहती। तो मैं घर रात को आया, मैं अकेला था, सो गया। तो मुझे उस वक़्त ये था, एहसास हुआ कि चौधरी देवीलाल जी का मुझे ऐसे एक सपना था कि तू घबरा ना, मैं तेरे साथ हूँ, इस लड़ाई को जारी रख। तो मैं सुबह अपने परिवार वालों को भी लेके चला गया, अपने माँ को, मेरी बुआ, हमारे बच्चे सब। मैंने कहा अभी अगर लाठी चार्ज होगा तो लाठियाँ सब लोग खाएंगे, पर घर नहीं आएंगे, जेल में जाना पड़े जाएंगे। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खटखटाया, हमने हाई कोर्ट का रास्ता खटखटाया। तो फिर ये एक दबाव बना राजस्थान सरकार पे कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और ये प्रोजेक्ट जो है रुक ना जाए। तो मुझे याद है कि अचानक राजस्थान सरकार के जो चीफ इंजीनियर वो आए विजिट पे, तो उनको डिप्टी कमिश्नर थे प्रभजोत सिंह, उन्होंने ब्रीफ किया कि जी ये मामला बहुत हॉट है, इसमें आप मत जाना क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक के उसमें चले गए हैं। तो फिर हमारे साथ राजस्थान सरकार ने समझौता किया रिटर्न, मेरे पास आज भी वो समझौते की चिट्ठी है कि 750 फुट लंबाई जो है उसको हम कागज लगाएंगे, 250 फुट में हम कागज नहीं लगाएंगे, सीधी ईंटें लगाएंगे, सीधी नहीं, उसको कंक्रीट करेंगे लेकिन बिना कागज के करेंगे, थोड़ा थोड़ा मसाला डालेंगे। तो उस पर हमारी सहमति बनी और उस लड़ाई को हमने तो किसानों के उस के वजह लिए से आज तक वो वाटर लेवल मेंटेन है। कुछ फर्क तो पड़ा है, लेकिन कुल मिला के ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कई दफ़ा आपको प्रेरणा मिलती है लड़ने की। तो शायद चौधरी देवीलाल एक प्रेरणा थे संघर्ष के, और चौधरी देवीलाल एक प्रेरणा थे बेबाकी के लिए, लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए, आम मजलूम की, मजदूर की लड़ाई लड़ने के लिए, जो है ना, वो चौधरी देवीलाल का जज्बा बहुत ज़बरदस्त था। हमने टेलीविजन में, अखबारों में, किताबों में पढ़ा है चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया था किसी समय में। मतलब आपको क्या सीखने को मिलता है उनसे, सबसे बड़ी बात जो? देखिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि देखो मैं भी बहुत छोटा था जब वो चौधरी देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकराया 89 में। उस टाइम मैं शायद 6वीं या 7वीं क्लास में था। उस टाइम तो हम बच्चे थे, हमें उस चीज़ का इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन हम बाद में धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते गए चीज़ों को रियलाइज़ करते गए कि पद कभी की कोई अहमियत नहीं है, आदमी के व्यक्तित्व में अहमियत होती है। अगर आदमी खरा हो और मजबूत हो तो उसके लिए पद बहुत छोटे होते हैं। तो चौधरी देवीलाल को कभी पद की लालसा नहीं थी, लेकिन उनको
उनके मन में एक विचार थे कि मैं लोगों के लिए हूँ और लोग मेरे लिए हैं। तो वो अपना उनका हमेशा लोक राज और लोक लाज पे भरोसा किया करते थे। और उनका मैं कहता हूँ ये जीवन का उनका एक दृढ़ निश्चय था कि किसान और मजदूर और गरीब गांव देहात के लिए उन्होंने आवाज़ बुलंद की, संघर्ष किए और सरकारें बनाई। और सरकारें बनने के बाद नीतियां लागू की जिससे किसानों को लाभ हो, गरीब लोगों को लाभ हो, मजदूरों को लाभ हो, गांव देहात के बच्चों को लाभ हो, गांव देहात की माताओं को लाभ हो, गांव देहात के बुजुर्गों को लाभ मिले। आज उन्हीं की नीतियों का अनुसरण करते हुए जितनी भी सरकारें आई उनकी नीतियों को बढ़ावा दे रही है। तो बहुत बड़े मैं कहता हूँ विजनरी थे चौधरी देवीलाल जी। तो जब भी कोई चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, तो उस चुनाव से पहले जो पिछले 5 साल है उसका लेखा जोखा देखा जाता है, किसने क्या किया। चलो आज आप इनेलो के साथ है, लेकिन आप भाजपा के साथ रहे, जब सरकार में रहे, तो क्या ऐसे बड़े काम यहाँ इस क्षेत्र में डवाली के लिए आपने देखिए, मैंने सबसे पहले तो एक हार्ड चैलेंज नहीं हार्ड चैलेंज चलाया था, 75 हार्ड चैलेंज। हर रोज एक गांव के बारे में मैं बताया करता था सोशल मीडिया पे कि किस गांव में क्या क्या काम किए हैं सारे। और फिर आगे नेक्स्ट डे में मैं बताता था कि कल मैं फलाने गांव का लेखा जोखा बताऊंगा। तो 75 दिन तक मैंने 75 हार्ड चैलेंज चलाया, जो मेरी फेसबुक पे आपको कभी समय मिले तो आप देखना। उसमें एक नई चीज़ आई जो आज तक कभी भी किसी भी नेता ने नहीं की। कोई भी नेता ये नहीं बताता कि उसने गांव में क्या काम किए हैं। मैंने डेवलपमेंट का एक एक कागज, एक एक काम अपने हाथों से बनाया और एक एक काम की मंजूरी लेके और एक एक काम करके दिखाया। और फिर हार्ड चैलेंज मैंने एक एक काम गिनाया। अभी भी मैं जब डोर टू डोर गया, मैं गांव का हर गांव का पर्चा छपा के कि आपके गांव में इतने खाड़े बनाए, आपके गांव में इतने पैसे लगाए, आपके गांव में इतनी सड़कें बनाई, आपके गांव की इतनी गलियां बनाई, आपके गांव में ये कम्युनिटी सेंटर्स बनाए, आपके गांव में ये आंगनबाड़ियाँ बनाई, आपके गाँव में स्कूल अपग्रेड किए, आपके गाँव में हॉस्पिटल सब सेंटर्स बनाए, आपके गांव में हमने अनाज मंडियां बनाई, आपके गांव में हमने जो नहरें थी उनको पक्की करने का काम किया। तो ये तमाम चीज़ें, एक एक चीज़ का बड़ा लेखा जोखा माइक्रो लेवल का हमने उस पर लिख के और लोगों को पर्चे तक दिए हैं। और मैं ये मानता हूँ एक जनप्रतिनिधि, सवाल जीत और हार का नहीं है, सवाल है अगर आप लीड कर रहे हो तो आपको जनता को बताना है कि आप अगर राजनीति में इलाके को लीड कर रहे हो तो आपने इलाके के कौन कौन से वर्ग, कौन कौन से गांव के लिए क्या क्या काम किए, ये आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन जनता का कहीं ना कहीं लीडरशिप से, लीडर्स पे विश्वास उठता जा रहा था, क्योंकि जो नई पीढ़ी आ रही है नौजवानों की, वो नौजवान पीढ़ी बहुत जागरूक है, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। नौजवान पूछता है सवाल नेताओं से कि आपने हमारे इलाके में, गाँव में क्या किया। आज इसी विधानसभा क्षेत्र में जेजेपी पार्टी का नुमाइंदा है, मेरा बहुत अजीज है, बहुत प्यारा है, दिग्विजय चौटाला। उससे लोग सवाल पूछते हैं कि आपने कहते हैं कि हमने 4.5 साल में 300 करोड़ कहेंगे, वो तो कहेंगे, उनको कहने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपना प्रूफ थे कि आपने हर गांव का गांव वाइज डिटेल दे कि मैंने इस गांव में ये काम किया, इस गांव में ये काम किया। जनता के सामने आपको डिटेल ब्रीफ बतानी चाहिए। हाँ, मेरे को जहाँ तक पता है कि जितनी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें थी जो हमने बना रखी थी, इन्होंने उनकी कुछ सड़कों की वाइडनिंग की है, साइडों पे पत्थर डाला और ऊपर लेयर डाल दी। ऐसा नहीं है कोई नई सड़क बनाई हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये इनको बतानी चाहिए कि आप 4.5 साल सरकार में सहयोगी रहे, आपने सरकार में खूब माल लूटा, लेकिन डबवाली की जनता को आज आप फिर दोबारा से लूटने आ गए। किस तरह की लूट थी? आप बीच बीच में सरकार में रहते हुए भी आप आरोप लगाते रहे, देखिए, मैं अकेला आरोप नहीं लगा रहा। इनके जो साथ के एमएलए थे, इनके एमएलए इन पे आरोप विधानसभा में लगाया करते। चलो मैं तो विधानसभा से बाहर बोल रहा हूँ, लेकिन विधानसभा में तो एक एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड लिखी जाती है। तो इनके विधायक तो इनके ऊपर विधानसभा में भी आरोप लगाया करते थे। आज जनता के अंदर बच्चे बच्चे को पता है इनकी प्रवृत्ति, इनकी सोच क्या है, ये क्या काम करते हैं, किस तरीके का इनका स्वभाव है, बताने की जरूरत नहीं है। ये बड़ी तीखी वाक शैली का इस्तेमाल करते हैं जिससे खौफ पैदा होता है, लोगों का डर, उनके जहन में एक खौफ पैदा हो जाता है कि ये जीत गए तो ये क्या करेंगे। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक गुंडाइज्म की प्रवृत्ति के लोग हैं।
जो बाहर से लड़कों को अपने साथ रखते हैं, इस इलाके के भी नहीं है, कोई जींद का है, कोई और है। और वो तमाम ऐसे हैं कि जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, किसी के थाने में 50 पर्चे हैं, किसी के 20 पर्चे हैं, इस प्रवृत्ति के लोग इनके साथ रहते हैं। तो कोई आदमी, क्योंकि हमारे इधर बहुत शालीन स्वभाव के लोग हैं, बहुत ही विनम्र, मतलब निहायत ही शरीफ लोग हैं इधर इस इलाके के, मेरे इलाके के। वो लोग कहते हैं कि अपने को क्यों लें, क्या मतलब है इनसे, क्यों छेड़खानी करें। ठीक है, वो राम राम कर लेते हैं, भाई चौधरी बड़े चौधरी है, पैसे वाले हैं, तो राम राम कर लेते हैं इससे। गाँव में चुनाव प्रचार चलता है तो 100 150 गाड़ियां एक साथ चलती। देखिए, पैसे वालों के साथ ही चलेगी भाई, ये जिसके पास धन और बल है उनके पास चलेगी। एक चीज और भी कहते हैं कि कल तक अभय सिंह चौटाला और आदित्य चौटाला एक दूसरे के सामने खड़े थे, हाँ, आज अपने स्वार्थ को लेकर वो एक हुए नहीं। ना, उस दिन भी जनता की लड़ाई थी, आज मेरी टिकट कटी है, हम जनता के लिए खड़े थे, जनता से हमने पूछा और लोगों ने कहा कि ऐसे घोड़ों की सवारी करनी है। अगर हम जंगी लोग हैं और अगर हमने जंग में उतरना है तो हमें जंगी घोड़े की सवारी करनी है, जिससे हम इस मैदान को फतेह कर सकें। अगर हम निर्दलीय तौर पे खड़ा होता और ये बराती घोड़े होते तो कहीं ढोल बजते तो घोड़ा तो नाचने लग जाता, हम जंग कहाँ जीतते। तो आपने जब भी आपने अगर राजनीतिक जंग जीतनी है और राजनीतिक जंग में उतरे हो तो जंगी घोड़ों पे ही हम जंग जीत सकते हैं। मैं ठीक हूँ तो आपके साथ रिश्ते में भाभी जी लगते होंगे, नैना जी, तो हाँ। वो कहते थे कि हमने डबवाली को छोड़कर गलती की, हाँ। छोड़ना नहीं चाहिए था। आप दिग्विजय हम आपको ना दे रहे हैं 40 ना, साल। अब तो वो बहाने मार रहे हैं, वो सबसे शातिर लोग हैं। जहाँ माल है ना वहाँ वो आ जाते हैं, उनको पता है यहाँ माल तैयार है और माल खाना है। डवाली की जनता ने इनको 2 दफा एमएलए बनाया, अजय सिंह चौटाला को बनाया। कभी भी अजय सिंह चौटाला किसी गांव में नहीं गए, किसी के कान मुखान ब्याह शादी अजय सिंह अपने 5 साल के टर्नओवर में कहीं गए हो, कोई पिक्चर मिल जाए, कोई वीडियो मिल जाए आपको, आप ले आओ, किसी गांव में जाके पूछ लो। चैलेंज कर। हमें बिल्कुल, मैं नहीं चैलेंज नहीं, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। उसके बाद 5 साल नैना चौटाला रही, कभी नहीं आई। फिर मेरी बात पे भी आप तसल्ली मत करो, आप बारडा चले जाओ, उसके बाद 5 साल बारडा रही, आप बारडा पूछ लो भी आई कि नहीं आई। अगर ये बारडा गए होते तो इनको डवाली से पर्चा भरने की जरूरत क्या है। अगर मैं एक राजनीतिक आदमी हूं और एमएलए हूं और मैं अपना हल्का बदलूं तो मेरे में कोई कमी होगी तभी बदलना पड़ रहा है। या तो वो जनता मेरे को देख के राजी नहीं है, और या मैं कभी जनता में गया नहीं, नई जमीन। नहीं तो ये घर है, इस घर को मैं क्यों छोड़ूंगा जब ये घर है मेरा। तो ये लोगों को तो कहते हैं हमारा ये घर है, हमारी ये जन्मभूमि है, हमारी ये कर्म भूमि है। तो आपकी कभी कर्म भूमि तो बारडा बन जाती है, कभी आपकी जन्मभूमि बन जाती है आपके ना उचाना, और कभी आपकी भिवानी, कभी आपकी डवाली। अरे बेटी के बापो, कोई हरियाणा में एक हल्का तो ऐसा हो जिसमें तुमने कुछ किया हो, लोगों को बकाना बरगलाना ये छोड़ दो। और लोग बहुत शाने हो गए, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं, तो सवाल आपने पूछ लिया तो जवाब दे रहा हूँ, अदरवाइज मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आम जन को पता है। एक और नाम है आपके सामने चुनाव में होंगे, डॉक्टर केवी सिंह है, उनके बेटे अमित सिहाग है जो एमएलए हैं, वो भी कहते हैं कि बड़े काम किए विपक्ष में रहते हुए हमने। उनको को ऐसे करो, सूची बना के दे दो, और जहां जहां पत्थर लगे हैं उनको कह दो, बताओ ये काम, बिना काम के पत्थर लगा दिए। 12 पत्थर लगे हैं इनके, 12 पत्थर बिना काम के, बस लोगों को पागल बनाने के लिए। भरोसा। और डवाली की जनता को पता है ये डवाली कभी रही ही नहीं। इनने अभी चुनाव से इसी आचार संहिता के बीच में तो मकान का मुहूर्त किया है। इन्हें इनका एड्रेस पूछो, तुम्हारा एड्रेस बताओ कहाँ है। विधानसभा की तुम्हें चिट्ठी आती थी, वो किस एड्रेस पे आती थी। भाई आज मैं विधानसभा का एमएलए हूँ, मैं उसको अपना क्रॉसपोंडेंस एड्रेस दूंगा, देना पड़ता है ना। इनको कहो तुम अपना क्रॉसपोंडेंस एड्रेस ले आओ, तुम्हारा कहाँ था, कहाँ था। हाँ मैं उनसे ही पूछ लो, ये सवाल मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो मिले तो उनको कहना कि आप डवाली के एमएलए हो, वहां पे अपना क्रॉसपोंडेंस एड्रेस देना होता है। आपकी चिट्ठी किस एड्रेस पे आती थी, डवाली विधानसभा के किस गांव की या किस शहर की कौन सी गली का एड्रेस था, आप वो दे दो, जनता को सार्वजनिक कर दो।
वो कहते हैं भरोसा बरकरार है, दूसरी बार फिर टिकट दिया है, सरकार में हिस्सेदारी बनेगी डबवाली की, मेरी बात कांग्रेस की सुनो, सरकार की लहर है, मेरी ऐसा वो सुनो, कहते हैं। इस नाम कांग्रेस से वोट कांग्रेस में आपस में लड़ाई है। एक एक विधानसभा पे 80-80 लोगों ने 20-20 हजार रुपए के एप्लीकेशन फॉर्म भरे हुए हैं, एक एक विधानसभा में। जैसे ही चुनाव का खर्च तो निकल जाएगा पार्टी। हाँ निकल जाएगा वो, तो उन्होंने बढ़िया गेम प्लान किया कि वही जो टिकटार्थी हैं, लेकिन टिकट एक को मिलेगी, सब लोग आपस में लड़ते घूमेंगे, तो बहुत बड़ा अभी तो उनकी आपस की लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, जब चौटाला साहब दो चौधरी देवीलाल की, ओम प्रकाश चौटाला की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि आज हमारी जो है वो राजनीतिक हार हुई है। तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फिर से परास्त किया जाएगा चौटाला परिवार की तरफ से? निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी कीमत पे हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और किसी कीमत पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही। हंग असेंबली आएगी और सारा सत्ता जो है उसके लिए सब लोगों को इनेलो के पास आना पड़ेगा। इनेलो आज के टाइम में इनेलो कहाँ किस स्थिति में खड़ी है हरियाणा में? आप इनेलो के हिस्सा हैं, तो बिल्कुल। आपको क्या लगता है? सरकार बनाएगी इनेलो, इनेलो हरियाणा के अंदर सरकार बनाएगी। अभय सिंह जी कहते हैं कि बिल्कुल, किंग हरियाणा मेकर के- नहीं हरियाणा के बनेंगे, मुख्यमंत्री- मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, तो क्या बनेंगे? हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। अभय सिंह चौटाला बिल्कुल हरियाणा के, दावा कर रहा हूँ निश्चित तौर पे 8 तारीख को आप रिजल्ट देखना, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर होंगे। कैसा सिनेरियो है हरियाणा का? क्या इनेलो का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है? हरियाणा के लोग इमोशनल लोग हैं और हमेशा कमजोर के साथ हैं। हरियाणा के लोग जुल्म और जाति के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि जो कांग्रेस की जुल्म थे और जो पिछले 10 साल के अंदर लोग कई चीज़ों को लेके परेशान हुए हैं, उन चीज़ों से अब पेंडा छूटेंगे, और इस दफ़ा ऐसे लोगों की को सत्ता सीन होने का मौका मिलेगा जो अपनी आवाज़ के लिए और गरीब और किसान की आवाज़ बुलंदी से उठाने के लिए जाना जाता है। एक मेरे को सवाल स्टार्टिंग में करना था, परिवार में कैसा माहौल है ये एकजुटता के साथ? आपके माता जी से बात हुई होगी आपकी, पहले आपने परिवार में बतलाया होगा, किस तरह का जो प्रतिक्रियाएं थी परिवार की? बहुत अच्छा माहौल है। देखो, जब एक परिवार, सबसे ज्यादा खुशी किसको? सबसे ज़्यादा खुशी मेरी बुआ को, मेरी माँ को, सबको है, भाइयों को, हम सबको, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 साल जो मैंने सीखा, संघर्ष करना सीखा, और मेरे लिए वो 10 साल जो थे, एक सर्कस के जो शेर होता है ना, पिंजरे में था, तो मैं ये आज महसूस करता हूँ कि मैंने 10 साल एक पिंजरे के अंदर निकाले हूँ। मैं चौधरी देवलाल का पोता, शेर का बच्चा हूँ, लेकिन आज मैं स्वतंत्र हुआ हूँ, और निश्चित तौर पे अब हम लोग चौधरी देवलाल के जी के सपने हैं, उनको साकार करने के लिए जनता में जाएंगे। एक हमारे दर्शक वो भी सुनना चाहते हैं, जब आप चौधरी ओम प्रकाश अपने ताऊ जी के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो उनके क्या शब्द थे, क्या प्रतिक्रिया थी? बस उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने तेरे को एक वायदा किया था। वो वायदा वाला किस्सा भी डवाली में हाँ, चल रहा है, डवाली क्या में है, चल वो रहा बता है। रहे? जब उपचुनाव था 2010 का? 2010 का, उससे पहले इलेक्शन था, चौटाला साहब ने नामांकन भरा था अबे इलाहाबाद से। पहली बार जब ये प्रीसिमन हुआ, तो मैं चौटाला साहब का कवरिंग कैंडिडेट बना उस टाइम तो, और सारा चुनाव संभाला था। तो चौटाला साहब चुनाव जीत गए थे 16,000 के मार्जिन से। उपचुनाव आया, उपचुनाव के अंदर अभय सिंह जी को चुनाव लड़ाया गया। अभय सिंह भी 6,500, इच्छुक थे? हाँ इच्छुक था, 6,500 से जीते। तो उन्होंने मुझे उस टाइम कहा था, तू चिंता ना कर, तने कदी MLA बना छू। नहीं बना सकते। हाँ, तो आज जब मैं गया तो क्या भाई, मेरा वायदा याद रखना। तो मैंने उनको पैरों के हाथ लगाया, तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे कहा भाई आज मेरा वायदा, आज तेरा वायदा, हाँ वक्त आ गया। कई चीज़ें वक्त के हिसाब से होती है, और बेटा वो आज वक्त आया, आज तेन मैं MLA बनवाऊंगा। तो मैंने उनके शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम सब परिवार एक हैं। यहाँ डबवाली में बीजेपी को खड़ा करने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। आपने खड़ा भी किया, आपके साथ लोग हैं, मन से जुड़े हुए हैं, अब आपके साथ इनेलो की भी ताकत है। तो क्या आप चुनाव का परिणाम मान के चले, किस तरह से मुकाबला रहेगा? देखिए, निश्चित तौर पे जीत है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि हम मेहनत और भी करेंगे। जितनी हम मेहनत करेंगे, हमारा जीत का अंतर उतना बढ़ता रहेगा। और ना केवल डबवाली, मैंने पूरे जिले में संगठन को खड़ा करने का काम किया था, और हर कोने तक मैं लेके गया, हर गांव तक लेके गया, हर ढाणी तक लेके गया संगठन को।
पर चलो जो भी खुदा की जो रज़ा है उसके आगे किसी का जोर नहीं है। शायद ये समय ऐसा लिखा था कि मेरे साथ धोखा होना था और हम परिवारों को एक होना था। ये भी एक कोई, मैं मानता हूँ, कोई समय का हेरफेर है। एक शायद बात छूट रही है, अब टिकट तो अभी अनाउंस ही नहीं हुई है, तो कैसे आभास हुआ इस चीज को लेकर? देखिए, जब सिंगल पैनल हो, कोई कंटेंडर ना हो और आपको ये भरोसा हो कि ठीक है और उस भरोसे पे हम लोग काम कर रहे हों, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों के नाम आगे जिनको 5,000 वोट नहीं आएंगे। अब ये आप ये देखो, रानिया वाला है तो 5,000 वोट नहीं आएंगे शिषपाल को, और टिकट बीजेपी ने दे दी और किसी को पता ही नहीं था भी ये कोई कैंडिडेट है। अरे उससे तो हम लोग कितने ही बेहतर थे। तो हमें तो उसी टाइम एहसास हो गया था कि इनकी नीति और नीयत में खोट है। और मैं गया भी, मैंने उनसे पूछा जब मैं सिंगल पैनल था तो आपको डिक्लेयर करने में क्या दिक्कत थी? वो कह रहे हैं जी हमने ऊपर भेजा, विचार कर रहे हैं। विचार इसका मतलब क्या है? चीज़ों को डिरेल करो, जितना डिले करते रहोगे उतना समय निकलता रहेगा। और मैं समझ गया, मैं उल्टा आया। आने के बाद मैंने अपने आप नज़दीक लोगों से चर्चा की और यही सुझाव था कि गांव में जाना चाहिए, लोगों से राय लो। तो हमने लोगों से राय लेनी शुरू की और फिर हमने ये कहा कि सब लोग चौटाला गांव में इकट्ठे होते हैं कि ये चौर देवलाल की धरती है और चौर देवलाल ने अपनी राजनीतिक तपोभूमि यहाँ से तप लेके और हरियाणा राज और हिंदुस्तान का राज बनाया। तो सब लोग चौटाला बुलाए और आज जैसा कि सब लोगों ने निर्णय लिया और निर्णय के साथ सब लोग सहमत हुए और हम परिवार के अंदर जुड़े और एक ताकत के रूप में जुड़े हैं। और अभी पूरे हरियाणा के अंदर इस ताकत को और बढ़ाने का काम करेंगे। अभय सिंह जी ने आपको बुलाया, आप गए, कैसे परिस्थितियां बनी थी, लोगों ने क्या कहा था? ना, मैं नहीं गया, उनका मेरे पास मैसेज आया, मुलाकात हुई, वो खुद आए। उन्होंने कहा कि मुझे तेरी ज़रूरत है, मैंने पूरे हरियाणा के अंदर पार्टी को बढ़ाना है और मेरा सहयोग और मेरा छोटे भाई की तरह मेरा ये जो इलाका है ये सारा, हाँ, इलाका संभाल और मेरे को ज़रूरत है तेरी, आज तू मेहनती बहुत है। तो मैंने कहा चलो, मेरा बड़ा भाई है, मेरे हमारे समाज के अंदर बड़े भाई को पिता समान का दर्जा है और वो आए हैं और वो दिल से इस चीज़ को मानते हैं। तो मैंने भी ये एक मन में निर्णय लिया भी कभी समय आएगा तो हम लोग जरूर इस तरीके की कोई चीज़ सोचेंगे। और देखो, परमात्मा की दया से ऐसा विचार आया, ऐसा समय आया कि मेरे साथ धोखा हुआ। धोखा होते ही फिर हम लोग जो हैं आपस में बातचीत हुई। उन्होंने मुझे बता दिया था कि ये तेरे को टिकट नहीं देंगे। उनका फ़ोन आया मेरे पास 15 दिन पहले, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कि आदित्य भाई तेरे को ये टिकट नहीं देंगे। तो मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, मैं सिंगल पैनल हूँ। लेकिन उन्होंने कहा मैं तेरे को बता रहा हूँ। और वाकई में बात ये हुई कि वो हालात ऐसे बने और फिर जो हालात होते हैं उनके, ये परमात्मा की देन है सब हालात। और परमात्मा ने ये आज लिखा था हमारा मेल। और मैं ये मानता हूँ कि लाखों हज़ारों लोगों की ये एक दिली इच्छा थी, परिवार इकट्ठा होना चाहिए। चाहे वो जींद का है, चाहे वो पलवल का है, चाहे वो यमुनानगर का है, हर आदमी की इच्छा थी। परिवार के आगे पार्टियां गौण हो गई? नहीं, गौण होगी, बिल्कुल गौण होगी पार्टियां। चलिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। और ये हमारा जो इंटरव्यू था, खास करके ये उन परिस्थितियों को समझने का था जिसमें आदित्य देवीलाल इनेलो परिवार से अलग हुए और 10 साल बाद फिर इनेलो परिवार के साथ वो आए हैं और आज मंच भी साझा किया। और कल जो नामांकन होगा, नामांकन को लेकर हमारी बातचीत शायद रह गई है, थोड़ा सा वो क्लियर कर है। और कौन कौन वहाँ शामिल? वहाँ सरदार सुखबीर सिंह बादल, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, उसके साथ बहुजन समाज पार्टी के जो हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आ रहे हैं। और हमारे सबके सम्माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, वो स्वयं आएंगे। उसके बाद अभय सिंह चौटाला जी आएंगे, हमारी भाभी नैना आपके ये नैना जी, ना कांता चौटाला जी, ये आएंगी और सारा परिवार हमारा होगा वहाँ। चलिए, बहुत बातचीत के लिए शुक्रिया। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे डवाली विधानसभा के लिए आदित्य चौटाला के पास क्या विजन है और वो क्या डवाली विधानसभा में किस तरह से आगे आने वाले 5 साल में वो जब विधानसभा में पहुंच जाएंगे तो वो किस तरह से यहाँ काम करना चाहेंगे, इसको लेकर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आप वीडियो ई समाचार पर देख रहे थे, मैं हूँ LD स्वामी। धन्यवाद।